आज हम करेंगे 6 क्लास का हिस्ट्री का 8वां लेसन खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसमें हम गांवों के विषय में जानेंगे और शहर किस प्रकार समय के साथ साथ समृद्ध होते गए। समृद्ध का मतलब होता है उनकी तरक्की होती गई, वो प्रगति करते गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। लोहे के औजार और खेती। देखिए, जब मैंने शुरू में आपको बताया था, इसके जो शुरुआत के लेसन हमने किए हैं हिस्ट्री के, उसमें क्या था, जब आदि मानव का समय था, महापाषाण युग, पूरा पाषाण युग, उसमें क्या होता था, मनुष्य को ये नहीं पता था कि उसको किस प्रकार भोजन करना है, कैसे उसको जीवन व्यतीत करना है। जीवन का कोई तरीका नहीं था। जंगलों में रहते थे और जो औजार होते थे उसके लिए वो लकड़ी, क्योंकि जंगलों में रहते थे तो वहां पेड़ों की जो लकड़ी होती थी उनको वो औजार के रूप में प्रयोग करते थे। अब इसमें समृद्ध शहर और खुशहाल गांव, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है कि अब लोगों ने धीरे धीरे लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। अब लकड़ी की जगह उन्हें लोहे का ज्ञान आ गया कि लोहे के औजार जो है वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो लोहे का प्रयोग उन्होंने इसमें आरंभ किया। इस समय में लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। आज से लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 साल पहले, प्रमाण का मतलब होता है पूरा सबूत मिला है। किसका? कि लोहे के जो औजार है, लोहे का जो प्रयोग है वो इस समय शुरुआत इसकी हो चुकी थी। अब बना क्या क्या था इनका लोहे का? जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल, जिनसे कि खेती की जाती है। ये हल का जो फाल होता है, जो हल होता है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है जो बहुत पैना होता है, जिससे खेत में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हल्के फाल होते हैं वो लोहे के बनते हैं और जो कुल्हाड़ी होती है वो भी लोहे की बनती है। तो और इनका बनाया, जो ये औजार बनाए गए, इनका यूज किस में किया गया? जंगलों को साफ करने में। तो इस लेसन में ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये जैसे इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद आ सकता है कि लोहे के औजारों का प्रयोग या लोहे का प्रयोग किस किस उसमें किया जाता था, किन औजारों के उसमें प्रयोग में लाया जाता था। तो कुल्हाड़ी और जुताई। और क्यों इनका प्रयोग, जो लोहे के औजार बनाए जाते थे उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? जंगलों को साफ करने के लिए। तो लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले हुआ। इसके जो प्रमाण है, इसका प्रयोग हुआ था, देखिए इसमें थोड़ा अंतर है। लोहे का जो प्रयोग हुआ था वो 3000 साल पहले हुआ था और 2500 वर्ष पहले उसके प्रयोग के प्रमाण मिले। इसका मतलब क्या हुआ? 500 साल जो थे वो किस में लग गए? इसका प्रमाण ढूंढने में। जब पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, उन्होंने जब खुदाई की होगी या वो किसी जगह पर उनको कुछ मिला होगा, कुछ लोहे का उस समय का कोई औजार मिला होगा, तभी तो उन्होंने अंदाजा लगाया होगा ना कि इतने साल पहले ये जो लोहे के औजार थे वो बने जाते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। तो ये जो लोहे के औजार हैं इनका प्रयोग किया जाता था जंगलों को साफ करने में। अब आता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि उत्पादन का मतलब होता है कृषि, खेतों में उत्पादन, जो वस्तुओं या फसलों का जो उत्पादन किया जाता है, जो फसलें खेतों में बोई जाती है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में जो पानी दिया जाता है वो होती है सिंचाई। अब पहले क्या होता था, लोग बारिश पे निर्भर रहते थे। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी आना। फसलों के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सिंचाई में क्या क्या परिवर्तन आया? समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। देखिए, राजा और उसका राज्य, राज्य में कौन होता है? राजा होता है। तो राज्य और राजा ये कब कायम रह सकते हैं? जब जो गांव है, जो शहर है, वो समृद्ध हो। अगर मान लो गांव में गरीबी होगी, कोई सुविधा नहीं होगी, तो कहाँ का राजा और कहाँ का राज्य, ये दोनों रह ही नहीं पाएंगे। तो राज्य और राजा कब तक स्थिर रह सकते हैं? जब समृद्ध गांव होते हैं। दूसरा, जिस तरह जैसे कृषि के विकास में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लोहे के औजार बने, लोगों ने लोहे के औजारों की खोज की, उनका प्रयोग शुरू किया, तो खेती बाड़ी में बहुत विकास हुआ।
क्योंकि लकड़ी के औजारों से जब काम, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था खेती क्या होती है। धीरे धीरे लोगों को थोड़ा ज्ञान हुआ तो उन्होंने लकड़ी के औजार बनाए। लकड़ी के औजारों से क्या होता है, जो लकड़ी के औजार होते हैं उनसे खेती करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। लोहे के जो औजार होते हैं उनसे टाइम भी कम लगता है, और जो खुदाई जैसा काम होता है कृषि के क्षेत्र में वो भी आसानी से और अच्छे से होता है। तो कृषि के विकास में जो नए औजार आए लोहे के, वो काफी महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी सिद्ध हुई। सिंचाई होता है खेतों में पानी देना। तो जिस तरह कृषि में औजार, लोहे के औजारों से कृषि का विकास हुआ, खेती बाड़ी में तरक्की हुई, उसी तरह जो सिंचाई होती है वो भी काफी उपयोगी सिद्ध हुई। अब सिंचाई के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए, और कृत्रिम जलाशय मतलब होते हैं जो जिनमें पानी होता है, जैसे तालाब ही लगा लीजिए आप। लेकिन वो कृत्रिम शब्द क्यों यूज किया, उसको वो नेचुरली मतलब प्रकृति से नहीं मिला, उसको मनुष्यों ने बनाया है। जैसे गड्ढा खोद लिया और उसमें पानी इकट्ठा करके रख दिया कि जब पानी की जरूरत होगी खेतों में तो वहां से पानी इस्तेमाल किया जाएगा, वो होता है कृत्रिम जलाशय। तो सिंचाई के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, नहरें बनाई गई, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशयों का उपयोग किया गया। उसके बाद आता है कि गांव, गांव के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि पहले लोहे के औजार आए, फिर सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी की गई। अब गांव में रहते कौन थे, तो उस समय क्या था, गांव में जो लोग रहते थे उनको तीन भागों में बांटा गया था। एक तरीके से तीन तरीके के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते थे, बड़े बड़े भूमि के मालिक होते थे, उनको बोला जाता था वेल लल्ला। जो बड़े बड़े जमीन के मालिक होते थे उनको वेल लल्ला बोला जाता था। मतलब अमीर जो हो गए वो अमीर लोग। जो साधारण हलवाहे होते थे उनको उणवार बोला जाता था। मतलब कम भूमि के मालिक जो हो गए ना एक तरीके से, वो उनको उणवार बोलते थे। जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों को खेते में काम करते थे, जैसे मजदूर हो गए, उनको बोलते थे दास कैडेसिया और अदीमई। देखिए उस समय अलग अलग नाम रखे गए थे लोगों के जीवन स्तर के अनुसार। जैसे जो जिसके पास ज्यादा जमीन थी ना, ज्यादा जमीन के मालिक थे, जिसमें अमीर लोग आते हैं, उसको वेलल्ला बोलते थे। उसके अलावा जिनके पास कम जमीन होती थी उनको बोलते थे उनवार। जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी उसको बोलते थे दास कैडेसिया और अदीमई। जो गांव का हेड होता था ना, पूरे गांव का जो हेड होता था उसको बोलते थे ग्राम भोजक। जो पूरे गांव का हेड होता था। और ये कैसे होता था, इसका जो ग्राम भोजक होता था उसका पद वंशानुगत होता था। एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब बाप मरेगा तो उसका बेटा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा बनेगा ग्राम भोजक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। एक जो अभी ग्राम भोजक है, जो गांव का प्रधान है, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, मतलब इसी पीढ़ी के लोग ग्राम भोजक बनेंगे। तो इसका पद आनुवांशिक था। आनुवांशिक का मतलब खानदानी, ये पद सबको मिलता रहेगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब ये ग्राम भोजक होता कौन था, जो सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन होती थी ना, जिसको बेलल्ला बोलते हैं, वो होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास, इनकी जमीन पे खुद काम नहीं करते थे। इनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन ये खुद काम नहीं करते थे, ये काम करते थे गुलामों से, दास और मजदूरों से काम कराते थे, मजदूरी देकर। इनको राजा क्या काम देता था, टैक्स वसूलने का, जो कर होता है, कर वसूलने का काम इनको दे रखा था राजा ने। और ये कई बार न्यायाधीश का काम, मतलब अगर गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका न्याय करना, और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। दोबारा बता देती हूँ आपको। देश गांव में होता क्या था, गांव का जो हेड होता था वो ग्राम भोजक होता था। ग्राम भोजक कैसे चुना जाता था, मतलब वंशानुगत, इन्हीं के खानदान के व्यक्ति बनेंगे, जैसे बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, वही इस पद पे बने रहते थे। और ग्राम भोजक कौन बनता था, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, लेकिन ये अपनी जमीन पे खुद काम नहीं करता था, नौकरों से काम कराता था, मजदूरों से काम कराता था। राजा ने जो ग्राम भोजक था उसको टैक्स वसूलने का काम दे रखा था। और ये गांव में किसी के बीच झगड़ा हो जाता था तो न्याय देने का काम भी करता था, तो इसलिए न्यायाधीश का काम भी करता था और पुलिस का काम भी करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक तो गांव का हेड हो गया जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी। उसके अलावा और भी तो किसान होते थे ना गांव में, उनको कहते थे गृहपति।
बड़ी जमीनों के मालिक को बोलते थे ग्राम भोजक। और इसके अलावा और जो छोटे छोटे किसान होते थे जिनके पास कम जमीन होती थी उनको बोलते थे गृहपति। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपने इनके कुछ ऐसे भी होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, जैसे दास जो दूसरों को खेतों में काम करते थे। इसके अलावा और क्या कौन कौन थे गांव में, लोहार थे, कुम्हार थे। लोहार जो लोहे के काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, बढ़ई बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं। लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। अब देखिए, तमिल एक भाषा है। तमिल भाषा में जो लिखा जाता है ना उसको बोलते हैं संगम साहित्य। तमिल भाषा में जो लिखा जाता है, जो किताबें लिखी जाती है, उसको तमिल साहित्य बोलते हैं। और तमिल इसकी रचना कब की गई थी? लगभग आज से 2300 साल पहले। इनको संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? तमिल जो रचना है, देखो तमिल की जो प्राचीन रचना है, इसका मतलब क्या हुआ? तमिल भाषा में जो पुरानी किताबें लिखी गई है, जो पुरानी रचनाएं है, उसको संगम साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना कम से कम 2300 साल पहले हुई थी। संगम क्यों कहते हैं? संगम का मतलब क्या होता है? जब बहुत लोग मिल जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे दो लोगों का संगम, इसका मतलब क्या? वो दो लोग मिल गए। तो इसे संगम साहित्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि मदुरई एक जगह का नाम है। उनके कवियों का जब सम्मेलन होता था, जब बहुत सारे कवि इकट्ठे होते थे, तो इसमें इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तमिल जो भाषा है, तमिल भाषा में जो रचना लिखी गई है उसको संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई है। इसको संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरई के जो कवि, मदुरई जगह का नाम है, वहां के जो बहुत सारे मतलब कवि है, वो जब सम्मेलन में इकट्ठे होते थे, सभा में इकट्ठे होते थे, तब इनका संकलन किया जाता है। ये जो रचना लिखी जाती है ना, इनको उस समय संकलन का मतलब उस समय इनका उनकी इनकी शुरुआत होती थी, इनको लिखा जाता था बहुत सारे कवियों के सम्मेलन में, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। इसमें मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने अंडरलाइन किया। उसके अलावा मुझे जो लगेगा कि उसके अलावा भी जो समझाने के लिए है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो वो मैं साथ साथ बता दूंगी। अनेक शहरों में, अब आगे शहरों की बात। अनेक शहरों में वल्य, अभी तो हमने गांव के बारे में पढ़ा है कि गांव में क्या होता था। गांव में गांव का हेड होता था, जैसे ग्राम भोजक कहते थे। इसके पास बहुत सारी जमीन होती थी। राजा इसको टैक्स कर वसूलने का काम देता था। इसके अलावा छोटे छोटे किसान भी होते थे, दास भी होते थे, मजदूर भी होते थे जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। अब आती है शहरों की बारी। इस समय में क्या था? अनेक शहरों में वल्यकूप मिले हैं। वल्यकूप क्या होता है? ये वल्यकूप गुसलखाने मतलब बाथरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। शहरों में क्या मिले हैं? वल्यकूप मिले हैं। वल्यकूप क्या होते थे? एक बड़ा सा अ, जैसे बाथरूम होता है, तो बाथरूम में जो पानी फालतू का जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए एक होल किया जाता है ना, एक छेद किया जाता है जहां से पानी निकलता रहता है बाहर। तो वो वल्यकूप थे, जिससे कि पानी, अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा पानी अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो वल्लभकूप है, ये कूड़ेदान के लिए, गुसलखाने और नाली के लिए प्रयुक्त होते थे। लोगों के घरों में बनाए जाते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस समय महल ऐसे बड़े बड़े शानदार महल नहीं होते थे, बाजार नहीं होते थे जैसे आज के समय में सबके सीमेंट के पक्के घर बने होते हैं। तो इतने साल पहले, अभी देखिए इस लेसन में हर बात में 2300 साल पहले, 3000 साल पहले की बात हो रही है। इतने हजार साल पहले तो ऐसे घर तो होंगे नहीं जैसे आजकल लोगों के होते हैं। किसके बने होंगे? लकड़ी के होंगे, मिट्टी के होंगे, कच्ची ईंटों के बने होंगे, छप्पर के बने होंगे। और ऐसे घर जो लकड़ी के बनते हैं, मिट्टी के बनते हैं, कच्ची ईंटों के बनते हैं, छप्पर के बनते हैं, वो घर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। अगर पक्के घर होते तो उसकी कोई ना कोई निशानी कई साल तक भी खराब नहीं होती, दिख जाती है। जैसे पत्थर है, वो हमें कई हजार साल बाद भी दिखेगा, उसके अवशेष मिल जाएंगे। लेकिन अगर लकड़ी का घर है, मिट्टी का घर है, कच्ची ईंट का है, छप्पर का है, तो वो निशानी हमें नहीं मिल पाती।
उसके बाद आता है वहां पे सिक्के कैसे थे उस समय पे। सिक्के मतलब जो हम पैसे यूज करते हैं वो उस समय होते थे आहत सिक्के। ये देखिए आहत सिक्के। अब आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के सामान्यतः है आयताकार और कभी कभी वर्गाकार और गोल भी। ये देखिए जो फोटो देख रखा है ना आपको, गोल भी है और आयताकार भी है। तो आहत सिक्के सामान्यतः कैसे होते थे? आयताकार, आयत के आकार के, और गोल भी होते थे, गोलाकार। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिका, धातु मतलब होते जैसे लोहे, लोहा एक धातु है, तो उसको उस शेप में या तो गोल काटा जाता था या आयत की शेप में काट कर बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि चित्र होते थे जो ठप्पे से बनाए जाते थे। इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। आहत सिक्के क्यों है? क्योंकि इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसको आहत करके इस पे ठप्पे बना के कुछ चित्रकारी की गई है। पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो पुरानी चीजों की खोज खोज करते हैं। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल। इस समय में हमें क्या क्या कौन से सिक्के मिले? आहत सिक्के, जो भी मैंने आपको बताया, जो धातु के बने होते थे, आयत के आकार में होते थे या गोल होते थे, और जिन पे चित्रकारी होती थी, कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। चांदी और सोने के भी होते थे। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहत का मतलब होता है किसी को ठप्पे से कोई चीज बनाना। तो ये ऐसे ही बनाए जाते थे, सोने और चांदी के होते थे, तो इनको आहत सिक्के का नाम दिया गया। अब नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। उस समय के जो नगर थे, मतलब जो शहर थे, वहां पे क्या क्या काम किया जाता था? उदाहरण के लिए सबसे पहला वहां का जो नगर था वो था मथुरा। मथुरा आपको पता है भगवान कृष्ण जी के लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, धार्मिक स्थल है ये। तो आज से लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये नगर क्यों महत्वपूर्ण था? एक तो यहाँ से यातायात, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और सामान को बेचना, ये बिल्कुल ऐसे मेन जगह पे था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। दूसरा, इस शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी। किलेबंदी का मतलब क्या है? बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी। इसमें बहुत सारे मंदिर भी थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। आसपास के जो यहाँ किसान जो खेतों में काम करते हैं, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, वो जो शहरों में लोग रहते थे उनके लिए भोजन जुटाते थे। जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को दूध चाहिए, तो ये पशुओं को पालते जो गांव में लोग रहते यही तो देंगे ना। इनको खाने के लिए गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो वो कौन देगा? किसान देगा। तो मथुरा और किस चीज के लिए फेमस था मथुरा? वहां पे बहुत बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, क्योंकि ये धार्मिक स्थल था। यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, तो बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां यहाँ पे बनती थी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी सुंदर बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी मेन अड्डा था, केंद्र था। उसके बाद क्या हुआ? 2000 साल पहले जो ये मथुरा था, फिर एक शासक आए कुषाण। कुषाणों की ये दूसरी राजधानी बनी मथुरा। यहाँ पे बौद्ध विहार भी है। बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले लेसन में। बौद्ध विहार मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो जगह। विहार होता है जगह, रहने की जगह। और जैन मंदिर भी है। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में और क्या क्या मिला? प्रस्तर खंड पत्थर मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियों पर कुछ लिखा हुआ मिला है जिसको अभिलेख कहते हैं। उसके अलावा उस समय जो स्त्रियां या पुरुष, जो आदमी या औरत मंदिरों को दान देते थे ना, उसका भी वो उल्लेख करते थे। और वो उल्लेख कहाँ करते थे? पत्रों पे लिखा जाता था, जिससे आने जाने वाले लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या क्या दान दिया है। और दान कौन देता था? शहर के राजा, रानी, व्यापारी, शिल्पकार, जो अमीर लोग होते थे वो दान देते थे। तो वो अपना जो दान करते थे उसको पत्रों पे लिखवाते थे मंदिरों के बाहर, जिसको अभिलेख कहा जाता है। उसके अलावा सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले जो छोटे छोटे लोग होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, इनके बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है हमारा शिल्प और शिल्पकार, जो किसी चीज का निर्माण करते हैं। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने नमूने मिले हैं।
इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले। और यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है। इन बर्तनों को जो चमकीले हैं, पतले हैं, जो सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इनको क्या कहा जाता है, उत्तरी काले चमकीले पात्र। क्योंकि ये उत्तरी क्यों है, क्योंकि ये उत्तरी भाग में मिले हैं। काले चमकीले पात्र क्यों है, इनके रंग की वजह से, तो इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है। कपड़े का उत्पादन भी यहाँ पे बहुत हुआ है। और कपड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा किस किस जगह पे हुआ है, एक तो वाराणसी, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में जो मदुरई जगह है, यहाँ पे कपड़े का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है। इसके अलावा जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी का मतलब होता है जो सामान को बेचने का काम करते हैं। शिल्पकार जो किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे बर्तन बनाने वाला शिल्पकार हो गया, कोई मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार हो गया। तो जो शिल्पकार और जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने अपने संघ बना लिए। संघ मतलब अपना अपना ग्रुप बना लिया। जैसे बहुत सारे व्यापारियों का अलग ग्रुप हो गया, बहुत सारे शिल्पकार उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, जिनको कहा गया श्रेणी। शिल्पकार और जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना अपना संघ बना लिया, अपना अपना ग्रुप बना लिया, जिसको नाम दिया गया श्रेणी। शिल्प, और इसका काम क्या होता था, शिल्पकारों की श्रेणी, जैसे एक शिल्पकार है, बहुत सारे शिल्पकार है, उनका ग्रुप बना हुआ है, उनका समूह बना हुआ है, जिसको हमने श्रेणी बोला। अब ये क्या काम करेगी इनकी श्रेणी, प्रशिक्षण देना। जैसे ये मूर्तियां बनाते हैं, तो ये ट्रेनिंग देंगे और लोगों को भी। कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जैसे मान लो मूर्ति बनानी है, तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होगी, मिट्टी की जरूरत होगी, रंगों की जरूरत होगी। फिर जब वो मूर्ति बन जाएगी तो उसका वितरण करना, उसको दूसरे जगह पे भेजना। व्यापारी, जो व्यापारियों का ग्रुप होता था, जिसको भी श्रेणी कहा जाता था, वो क्या काम करते थे, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचते थे। अब ये जो श्रेणियां होती थी, बैंकों की, जैसे आजकल क्या होता है, लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिससे कि लोगों की बचत हो जाए, कुछ ब्याज भी मिलता है। तो उस समय जो ये श्रेणियां थी, श्रेणियां कौन, जो शिल्पकार और व्यापारियों का जो ग्रुप समूह था, जिसको हमने श्रेणी का नाम दिया, ये बैंकों की तरह काम करती थी। मतलब क्या हुआ कि लोग इनके पास पैसा जमा करवाते थे, और उस पैसे पे ये थोड़ा और बढ़ा के पैसा, थोड़ा ब्याज दे देते थे। अब ये क्या करते थे, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा, यहाँ लोग पैसा जमा करते थे। और ये श्रेणी क्या करती थी, जो लोग इनके पास पैसा जमा करते थे, वो उसका कुछ हिस्सा तो जिसने जमा किया उसको वापस लौटा देते थे। जैसे मान लो 100 रुपए जमा किए, 110 रुपए दे दिए ब्याज समेत। और जो बाकी इनको जो फायदा होता था उस पैसे से, ये जो धार्मिक संस्था होती थी, जैसे मंदिर का निर्माण हो गया, फिर कोई और कार्य होगा, धार्मिक संस्था जो होती है, उनको दिया जाता था। फिर आई हमारी एक जगह और, अरिकामेडू। 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था, एक बंदरगाह था। जहां बंदरगाह में क्या होता है, दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते हैं। एक जगह से जब किसी दूर, कहीं दूसरी जगह से कोई सामान आता है, तो वह वहां उतारते हैं बंदरगाह पे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। जैसे गोदाम होता है, उसमें क्या करते हैं, गेहूं है, गेहूं का गोदाम क्या होगा, तो गोदाम क्या होगा कि बहुत बड़ी जगह में हमने क्या किया होगा, गेहूं को इकट्ठा कर रखा होगा। तो हमें जो अरिकामेडू जगह है, वहां से क्या मिला है, गोदाम मिला है। और क्या मिला है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, बर्तन मिले हैं। पात्र मतलब बर्तन मिले, कैसे, एम्फोरा जैसे। एम्फोरा के बर्तन कैसे होते हैं, जैसे जिसमें जो पतले पतले गिलास नहीं होते, आगे से नीचे से भीड़े भीड़े ऊपर से चौड़े होते जाते हैं, जिसमें शराब या तेल डालने की जो काम, तरल लिक्विड चीज जिसमें डाली जाती है ना, ऐसे बर्तन मिले हैं। और उनके साथ में क्या है, बर्तनों के ये जो पात्र मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, स्टैंड भी है पकड़ने के लिए। साथ साथ एरेटाइन, एक मुहर लगी है, जिसका नाम है मुहर का, एरेटाइन। और कैसे, वो लाल रंग के चमकदार ऐसे बर्तन भी मिले हैं। और ये जो नाम रखा गया ना, एरेटाइन, ये इटली का एक शहर है एरेटाइन, उसके नाम से जाना जाता है। इटली में एक शहर है एरेटाइन, तो इस बर्तन का नाम इसी मुहर के नाम से जाना जाता है। इसको इसको बनाया कैसे जाता है, गीली मिट्टी को जो शेप दी जाती है ना, जो भी डिजाइन करना हो, गीली मिट्टी को, पर उसको साचा है जो, उसको चिकनी गीली मिट्टी पे दबा देते हैं, फिर वही प्रिंट हो जाता है, वही डिजाइन आ जाता है।
उसके अलावा शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। और संभवतः कपड़े की, और क्या अंदाजा लगाया कि वो जो कुंड है उनका यूज किस लिए किया जाता होगा? कपड़ों की रंगाई करने के लिए। और और क्या मिला है? शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से, जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं उसे मन के मतलब होते हैं स्टैम्प, वो भी मिले हैं वहां से। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा। ये जो लेसन है इसमें हमें बताया है कि अब आगे आगे किस तरीके से गांव खुशहाल हो गए, गांव का निर्माण बड़े अच्छे तरीके से हो गया, शहर भी समृद्ध बन गए, शहरों की भी तरक्की हुई। कौन रहते थे शहरों में, गांव में कैसे लोग रहते थे, क्या काम करते थे। सबसे पहले लोहे का इसमें शुरुआत हुई 3000 साल पहले। लोहे से क्या बनाया? औजार बनाए। औजार कौन से बनाए? कुल्हाड़ी बनाई। तो लोहे का प्रयोग किस समय शुरू हुआ? 3000 साल पहले। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है। फिर लोहे से जो औजार बने उसका प्रयोग किस में किया गया? कुल्हाड़ी बनाई गई, जुताई के हल के फाल बनाए गए। कुल मिला के जो लोहे के औजार बनाए गए उसका यूज किया गया जंगलों को साफ करने में पहले। फिर गांव में और क्या क्या होता था? धीरे धीरे खेती बाड़ी शुरू हो गई, उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि जो सिंचाई है वो भी, सिंचाई व्यवस्था में काफी तरक्की हुई। नहर बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो आप इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? कृषि के विकास में औजारों ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिंचाई कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुई? सिंचाई किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुई? गांव में कौन लोग रहते थे? कई बार ऐसे भी आ जाता, तमिल क्षेत्र में रहने वाले बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? भूमिहीन मजदूरों को क्या नाम दिया गया था? इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। गांव में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो आपको सारा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ये, कि गांव में अनुवांशिक पद होता था, बाप के बाद बेटा संभालता था पद को। ठीक है, राजा ने, एक ग्राम भोजक का जो पद था वो गांव का हेड होता था। ठीक है, इसका पद अनुवांशिक था कि इसके बाद इसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, ग्राम भोजक। राजा ने इसको क्या काम दिया था? टैक्स वसूलने का काम दिया था। ये न्यायाधीश का काम भी करता था, मतलब जज का काम भी करता था, अगर लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको सुलझाना। पुलिस का काम भी करता था। उसके अलावा, ये तो गांव का हेड हो गया ना, इसके अलावा और भी किसान होते थे जिनके पास जमीन कम होती थी, जिनको गृहपति कहा जाता था। कई ऐसे भी थे जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। और गांव में कौन कौन थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर। ये पूरा वहां की ग्रामीण व्यवस्था में आ जाएगा ये वाला। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। उसके बाद आ जाएगा वलयकूप। वलयकूप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वलयकूप का प्रयोग गुसलखाने, नाल या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। वलयकूप कहाँ बनाए गए थे? घरों में बनाए गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आहत सिक्के किसे कहा जाता है? आहत सिक्के किसने चलाए थे? तो इसमें पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका ये सारा। उसके बाद आ जाएगा मथुरा नगर के विषय में बताइए। इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा उत्तरी काले चमकीले पात्र कौन सी जगह मिले हैं? या फिर उत्तरी काले चमकीले पात्र पर टिप्पणी कीजिए। कपड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जगह पे पाया गया? वाराणसी और मदुरई। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई। शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। और ये किस प्रकार अपने कार्य का संचालन करती थी? तो इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था और ये किस प्रकार अपने कार्य का संचालन करती थी? अरिका मेडू। अरिका मेडू के विषय में बताइए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा।
ये क्या था, एक पतंग था, इसमें क्या क्या मिला है हमें। तो लेसन आपका खत्म होता है। ये देखिए, अगर आपने लेसन अच्छे से सुना होगा तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तमिल में बड़े भूस्वामी को बेलार कहते थे। जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते हैं ना, उसको बेलार बोलते थे। ग्राम भोजक की जमीन पर प्राय डैश द्वारा खेती की जाती थी। दासों के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाई को क्या कहते थे? तमिल में हलवाई को क्या कहते थे? उणवार। अधिकांश गृहपति डैश के स्वामी होते थे, छोटी जमीन के। ग्राम भोजक के क्या काम है? वो गांव का हेड होता था, पुलिस का काम भी करते थे, न्यायाधीश का काम भी करते थे, टैक्स लेने का काम भी करते थे। गांव और शहरों में रहने वाले शिल्पकार कौन थे? बढ़ई, बुनार, लोहार। वल्लकुप का प्रयोग किस में किया जाता है? जल निकास के लिए, जल को बाहर निकालने के लिए। आहत सिक्के किसके बने होते थे? सोने और चांदी के। तो इसमें सोना आ जाएगा। मथुरा क्या था? धार्मिक केंद्र था ना, यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा थे। श्रेणी क्या थी? शिल्पकार और व्यापारियों के संघ था ना, उसको श्रेणी कहा गया था। तो इसमें व्यापारी शब्द का नाम नहीं आया, हमें शिल्पकार दिख रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा शिल्पकार। ये देखिए, लोहे की शुरुआत कब हुई थी? 3000 साल पहले। आहत सिक्के कब शुरू हुए थे? 2500 साल पहले। संगम साहित्य 2300 साल पहले। अरिकामेडू 2200 से 1900 साल पहले। ये जो डेट है वो भी आपको याद रखनी है। ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।